हेलो, वेलकम टू पहल एकेडमी गाइस। आज की इस क्लास के अंदर में आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है स्पेस टेक्नोलॉजी। अभी 2-3 क्लासेस है जो आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आएगी, जो आरएस प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में रहेगी। सारा हम जो डेटा देखने वाले हैं वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है, तो कोई भी किसी भी चीज़ को इतना डिटेल में डिस्कशन नहीं किया जाएगा कि वो प्री और मेंस के दोनों के लिए हो। मेंस के अलग से आएगी टेक्नोलॉजी की क्लासेस, और अभी जो है 3 या 4 कोशिश करेंगे कि 3-4 क्लासेस के अंदर में हम कवर कर दें। आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं स्पेस टेक्नोलॉजी, और स्पेसिफिकली जो करंट के इश्यूज अभी चल रहे हैं, जैसे कि इसरो के जो जितने भी मिशन हुए हैं, इसरो के प्रमुख मिशन हैं, वो हम डिस्कशन करेंगे। और साथ में ही कुछ टेक्नोलॉजीज का जो टर्म आते हैं, जो किसी भी जैसे इसरो के मिशन के देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे PSLV है, GSLV है, ये क्या होते हैं, कौन से ऑर्बिट के अंदर में होता है, जियो स्टेशनरी है कि जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, तो उनके सारे के डिटेल में डिस्कशन, उनके ऊपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो कैसे आएगा, और यहाँ पे इनके अंदर में कितने सारे ऐसे मिशन है जो हमें ध्यान में देने हैं, बहुत सारे रहेंगे। तो हमें कोशिश करनी कि कौन कौन से जो आरएस प्री के लिए इंपॉर्टेंट है उन्हीं के ऊपर में फोकस करते हुए ये पूरी क्लास रहेगी। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजी का पूरा कोर्स कवर करने की कोशिश करेंगे लिमिटेड क्लासेस के अंदर में, ताकि आपका पूरा सिलेबस मिनिमम क्लासेस के अंदर में कवर हो सके। ठीक है, अभी देखें उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको ये क्लासेस सही लग रही है, अब तक के जितने भी DPQs आए हैं, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो भी दोबारा जाके देखिए। जिन्होंने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उनमें सारे सब्जेक्ट के है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को कवर किया गया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो आज जो हम देखने वाले हैं इसरो के जो प्रमुख मिशन, इनके बारे में क्या क्या देखेंगे। देखो, सबसे पहले देखेंगे कि इसरो ने अभी भी जैसे चंद्रयान किया है तो वो सबको पता होगा, लेकिन इसके अलावा भी हो सकता है क्वेश्चन चंद्रयान से न आकर के कोई और ऐसे मिशन पे आए जो अभी 2022 के अंदर में 23 के अंदर में इसरो ने अटेम्प्ट किए हैं। इसके अलावा कौन कौन से फॉरेन मिशन है जिनको जो इसरो के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, या फिर कौन कौन से लॉन्च व्हीकल है, जैसे PSLV है, GSLV है, इनके अंदर में डिफरेंस क्या है, इनके अलग अलग क्या स्पेसिफिकेशन है। फिर अगर कोई मिशन लॉन्च किया जाता है तो जैसे कौन से ऑर्बिट के अंदर में जाकर के वहां पे स्टे करता है जो सैटेलाइट, तो उसको देखने के लिए हमें पूरा जो लो अर्थ ऑर्बिट है, हाई अर्थ ऑर्बिट है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट है, उनकी क्या डिस्टेंस रहती है एग्जैक्ट, वो भी कई बार पूछी जा सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम वो सारे टर्म भी देखेंगे, और साथ में देखेंगे इंपॉर्टेंट जितने भी मिशन है उनको। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसरो है, उसकी स्थापना कब हुई थी। सबसे पहले जब कोई भी संस्था करते हैं स्पेस के अंदर में करेंगे तो हम इसरो की स्थापना का देखेंगे। इस हिसाब से हम जब हम करते हैं डिफेंस के अंदर में करते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी करेंगे तो उसमें देखेंगे DRDO की स्थापना कब हुई थी। तो जो एक संस्था है जिसको हैंडल करती है, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी को अपने इंडिया के अंदर में हैंडल किया जाता है इसरो के द्वारा। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये कब बनी थी? सबसे पहले इसरो को यहाँ पे इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इसके साथ शुरू किया गया था, जिसको सेटअप किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1962 के अंदर में। यानी कि 1962 के अंदर में एक कमेटी बनाई गई थी स्पेस रिसर्च के लिए, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसका किसके आधार पर बनाई गई थी? विक्रम जो साराभाई हैं, उन्होंने कहा था कि हमें इस तरीके से एक स्पेस कमेटी बनाने की जरूरत है। उसके बेसिस पे, उनके रिकमेंडेशन पे 1962 के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? एक स्पेस कमेटी बनाती है। अब स्पेस कमेटी बनाने के बाद में इसरो को फॉर्मली जब कह देते हैं कि किस दिन स्टेब्लिश किया गया था, वो डेट है 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को फॉर्मली इसरो की स्थापना होती है। ठीक है, और ये जो कमेटी थी वो इसरो के अंडर में आ जाती है। उसके बाद में भी एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया जाता है। जब इसरो की वेबसाइट देखते हो तो आप देखोगे कि वहां पे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस लिखा होता है। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना होती है, और इसरो को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सुपरविजन के अंदर में लाया जाता है 1972। तो ये कुछ डेटा है जो आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन के अंदर में, इसरो से संबंधित अगर डेटा आ जाता है तो। बिकॉज इतना पॉपुलर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो बेसिक इसकी स्थापना कहाँ हुई ये आपको पता रहना चाहिए। तो इसरो की स्थापना कब होती है? अगर ऐसे देखें तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। कमेटी की बात की जाए, सबसे पहले आया था 1962 के अंदर में कमेटी बनाई जाती है एक स्पेस रिसर्च के लिए। फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना होती है 1972 में, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में लिया जाता है इसरो को। तो इसरो अभी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में काम करता है। इसरो के चेयरमैन होते हैं, इसरो के चेयरमैन ही डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी उसकी भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, तो 1972 के अंदर में डिपार्टमेंट स्पेस के अंदर में आया था, लेकिन स्थापना की बात की जाए तो 15 अगस्त 1969 की है। अब हम शुरू करते हैं कि इसरो के प्रमुख मिशन है उनको देखते हैं ज्यादा टाइम लिए बिना। सबसे पहला आता है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 आपको सबको पता होगा किस दिन डेट को हुआ है, लेकिन फिर भी याद कीजिएगा, कहीं पे कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान जो 3 है उसको लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था 2023। उसके बाद में लॉन्च व्हीकल यहाँ पे LVM
M3M4 है। आगे हम करेंगे इनको, ये GSLV के अंदर में आता है। GSLV के अंदर में इसका नाम M4 क्यों दिया गया है आगे, अभी के लिए इतना याद रखो कि LVM3M4 यानी जो आपको पूरा नाम याद होना चाहिए। इसके आगे भी M3 भी दिया जा सकता है, M2 भी दिया जा सकता है, M1 भी दिया जा सकता है एग्जाम के अंदर में। तो जब इसको डिस्कशन करेंगे आगे GSLV के अंदर में, इसके लॉन्च व्हीकल है, इसका फुल नाम क्या है, इसको M1 M2 M3 M4 में क्यों इसको कैटेगराइज किया गया है, उसके बाद में हर एक के साथ में कौन कौन से जो स्पेसिफिक मिशन है जो इंपॉर्टेंट जुड़े हुए हैं उनको देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये याद रखना। आगे जब हम GSLV करूंगा तब दोबारा बताऊंगा कि चंद्रयान 3 से संबंधित था LVM3M4। ऑर्बिट टाइप देखा जाए तो लूनर ऑर्बिट है, आपको पता ही है, मून के लिए भेजा गया है तो वहां पे लूनर ऑर्बिट रहेगा। इसका कार्य क्या है, चंद्रमा की सतह पर अध्ययन करना। ठीक है, लैंडर और रोवर दोनों रहेंगे, जहां पे आप चंद्रमा की सतह पर अभी भी देखो ये अब जो है उसको सुला दिया गया है। अब अपने न्यूज देख रहे होंगे, इसको फॉलो कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है ये। और 22 सितंबर को बोला गया है कि वापस सूरज दिखेगा वहां पे, तो वापस उसको वेक करने की कोशिश की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो वहां पे ये चंद्रमा की सतह का अध्ययन का काम है वो कंटिन्यू जारी रहेगा जब तक कि वहां पे काम, जब ये चीजें हो सकती है। उसके बाद में भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लॉन्च करने वाला दुनिया का प्रथम देश है। यानी साउथ पोल की बात करें तो साउथ पोल पे लैंडिंग करने वाला जो पहला देश है वो रहेगा इंडिया। इसी के साथ 2 पॉइंट और है जो आपने अगर इसको साथ में न्यूज में देखा होगा, अगर टेलीग्राम ज्वाइन चैनल पे भी आपने ज्वाइन कर रखा है तो उस पे भी दिया गया है कि 2 पॉइंट है जिनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक है शिव शक्ति पॉइंट और एक रहता है तिरंगा पॉइंट। ये हर एक कंट्री जब भी अपना कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करती है, जहां पे टच करती है, ठीक है, लैंडर और रोवर है, जहां पे लैंडिंग की जाती है सैटेलाइट की, तो वहां पे टच पॉइंट को पूरे इंटरनेशनली वहां पे एक नाम दिया जाता है उस कंट्री के द्वारा जिस कंट्री का वो सैटेलाइट रहता है। तो यहाँ पे हमने क्या नाम दिया गया है, तिरंगा पॉइंट वो है जहां पे हमने अटेम्प्ट किया था चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 है वो क्रैश हो गया था, वो लैंड नहीं कर पाया था। तो चंद्रयान 2 जो स्पेसिफिक पॉइंट था जहां पे उसको लैंड होना था उसका नाम दिया गया है तिरंगा पॉइंट। और शिव शक्ति पॉइंट क्या है, शिव शक्ति पॉइंट रहेगा चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग पॉइंट है। बस इतना ही याद करना है आपको, यही पूछा जाएगा। चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग पॉइंट है उसका नाम दिया जाता है शिव शक्ति पॉइंट, और चंद्रयान 2 का जो अटेम्प्टेड था कि जिस पॉइंट पे उसको लैंड करना था उसका नाम दिया गया है तिरंगा पॉइंट। 2 इसके संबंधित नाम है जो चर्चा में रहे हैं, जिनको दिया गया है, तो ये आपको पता रहना चाहिए चंद्रयान 3 से संबंधित। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद में हमारे पास 2 और है, ये भी देख लेते हैं कि चंद्रयान 3 को करो तो ये भी देखना चाहिए कि फर्स्ट था कब गया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, सेकंड कब गया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो सेकंड रहता है चंद्रयान 2, लॉन्च था 22 जुलाई 2019 को। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, और यही लॉन्च व्हीकल था GSLV MK Mark 3 M1। मैंने बताया था ना लॉन्च व्हीकल जो GSLV का था, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM3 का मीनिंग रहता है यहाँ पे लॉन्च व्हीकल मार्क 3, और उसका M1 मिशन 1 था। जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का मिशन 1 था वो था चंद्रयान 2। और अभी मिशन 4 LVM सेम ही है, ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का मिशन 4 जो था वो रहा था चंद्रयान 3। तो एग्जाम के टाइम पे ये कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार दोनों दिए जा सकते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यहाँ पे दिया गया है, मैंने यहाँ पे पूरा भी लिखा है GSLV MK3 यानी GSLV लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, मार्क 3 रहेगा। लेकिन उसका जो फर्स्ट मिशन था M1 था वो रहेगा चंद्रयान 2 के द्वारा, और जो फोर्थ M4 यानी फोर्थ मिशन है इस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का वो रहता है चंद्रयान 3। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना। चंद्रयान 1 की बात करें, सबसे पहले 22 अक्टूबर 2008 को किया था, बहुत पुराना था, 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे जो लॉन्च व्हीकल है वो PSLV C11 के द्वारा किया गया था, ये GSLV के द्वारा नहीं है। पहले 2 और 3 GSLV के द्वारा है, चंद्रयान जो फर्स्ट है वो PSLV C11 के द्वारा है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, फुल नेम क्या है इसका, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल रहेगा, ठीक है, GSLV के द्वारा। तो यहाँ पे PSLV C11 है, उसके द्वारा चंद्रयान फर्स्ट का लॉन्च किया गया था। तो ये याद रहना चाहिए, लॉन्च व्हीकल और डेट तो आपको पूरा याद रहना चाहिए। इसके अलावा ऐसे और कौन से मिशन है जिनको हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगला रहता है मंगल मिशन। मंगल मिशन की बात है, मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रह मिशन कहलाएगा। लॉन्च 5 नवंबर 2013 को किया गया था PSLV C25 के द्वारा, याद कर लेना PSLV C25।
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, पीएसएलवी के सारे जिस मिशन को है किसको किससे लॉन्च किया गया इसलिए बताया जाता है कि कई बार सिर्फ मैचिंग के लिए दिया जाता है। इधर आपका मिशन का नाम दिया जाएगा, मंगल मिशन, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 या कोई दूसरा मिशन जो आगे हम करने वाले हैं, और इधर लॉन्च व्हीकल आ जाएगा जिससे आपको लॉन्च किया जा रहा है। सिंपल मैचिंग का आएगा, अगर आपको याद रहेगा तो मैचिंग करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। या स्पेसिफिकली एक पूछा जाएगा तब भी पूछा जा सकता है कि किस डेट को लॉन्च किया गया, या फिर किस ऑब्जेक्टिव के लिए लॉन्च किया गया था, या किस व्हीकल के साथ लॉन्च किया गया था। ए और बी दिया जाता है, आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि 1 और 2 कौन सा सही रहेगा आपके लिए, तो उसमें भी ये पूछा जा सकता है। तो मंगल मिशन क्या है, 5 नवंबर 2013 को पीएसएलवी C-25 द्वारा किया गया था। भारत यहाँ पे देखो अमेरिका, रूस और यूरोपियन संघ के बाद में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला चौथा राष्ट्र था। भारत क्या करा था, 4th नेशन बना था यहाँ पे। उससे पहले कौन कौन था, यूएसए, रशिया और यूरोपियन यूनियन EU, ये सारे इनके गए हुए थे और भारत इसमें 4th बना था। अभी जो हाल ही के अंदर में चीन ने मंगल ग्रह पर जुरोंग रोवर उतारने में सफलता प्राप्त करी है। ये चीन ने भी अपना मंगल ग्रह पे भेज दिया है, वहां पे उनका रोवर भी उतर गया है जिसका नाम है जुरोंग रोवर। अगर आपसे पूछ लिया जाए किसका है, तो चीन का जो मंगल ग्रह पे रोवर है वो उसका जुरोंग रोवर है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि चीन मंगल ग्रह पर रोवर उतारने वाला दुनिया का दूसरा ही देश है, ठीक है। और ये तियानवेन 1 मिशन के दौरान गया था। अगर आपसे बोल दिया जाए मंगल मिशन कौन सा है चीन का, तो वो है तियानवेव 1 मिशन है, जो किससे संबंधित है, चाइना का मिशन है, मंगल ग्रह से संबंधित है। और इसकी इस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यूएसए अमेरिका ने जो है परसिविरेंस रोवर उतारा था सबसे पहले मंगल के ऊपर में, और इंडिया गया है, यूरोपियन यूनियन भी गया है, लेकिन वहां पे रोवर्स उतारने के अंदर में चीन है जो दूसरा है मंगल ग्रह पे, जुरोंग रोवर है उसका नाम है। तो आपको याद रखने हैं नाम, कौन 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 देश गया हुआ है मंगल ग्रह के ऊपर में और किस किस का इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो नाम आते हैं ये आपको वहां पे मिलेंगे मैचिंग करने के लिए। परसिवरेंस रोवर किससे संबंधित है, अमेरिका से संबंधित है। इसी तरीके से बोल दिया जाएगा तियानवेन मिशन किसका है, ठीक है, तियानवेव मिशन किसका है, अगर किससे संबंधित है तो चाइना का मिशन है, मंगल ग्रह से संबंधित है। या इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि मंगल ग्रह के मिशन के नाम और आगे कंट्रीज इनका मैच करो, तो वो सारे आपको पता रहना चाहिए। तो इंडिया का हो गया, यहाँ पे 4th था इंडिया। चाइना रोवर्स उतारने वाला, जुरोंग रोवर उतारने वाला 2nd कंट्री है, 1st रहेगा अमेरिका, परसिवरेंस रोवर है जो उसने उतारा था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम गगनयान की। अभी गगनयान की बात कर रहे थे, इसकी घोषणा अगस्त 2018 में की गई थी। इस मिशन को वर्ष 2024 तक पूरा करने के लिए लक्ष्य रखा गया है कि 2024 तक कर देंगे। काम क्या है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है। गगनयान क्या है, पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है। इंसानों को भेजने की बात की गई है कि हम बाहर भेजेंगे सैटेलाइट के साथ में। इस मिशन को 400 किलोमीटर की कक्षा जो लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है में 3 से 7 क्रू सदस्यों को अंतरिक्ष में 3 से 7 दिन बिताने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी सबसे पहले कहां जाएंगे हम, इसमें गगनयान में लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं जाना है। कितने, 3 से 7 लोगों को भेजा जाएगा, कितने दिन के लिए, उतने ही 3 से 7 दिन के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। इसके लिए इसरो द्वारा ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर जिसका नाम HS-200 है, उसको 13 मई 2022 को सफल परीक्षण किया गया है। तो अभी परीक्षण चल रहे हैं इनका, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। याद रखो गगनयान किससे संबंधित है कि अगर मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम जो गगनयान है भारत का खुद का देखा जाए तो पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है, ये पूछा जा सकता है आपको गगनयान का। 2024 के अंदर में ये इस कोशिश की जा रही है कि 2024 तक हम गगनयान को भेज सकते हैं, ठीक है। इसी के लिए व्योम मित्र एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, गगनयान वाले के अंदर में ही व्योम मित्र एक टर्म आता है। व्योम मित्र क्या है, इसरो द्वारा विकसित अर्धमानव का ये प्रोटोटाइप एक महिला रोबोट है, एक रोबोट है। व्योम मित्र क्या है, सीधा पूछा जाएगा, व्योम मित्र क्या है, एक रोबोट है। किसके लिए बनाया गया है कि अपन मानव को अगर अंतरिक्ष में भेजना चाह रहे हैं तो उससे पहले एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम जो है व्योम मित्र है, ये रोबोट है, इसको पहले मानव से पहले भेजा जाएगा अंतरिक्ष के अंदर में, ठीक है। गगनयान इसरो की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत 2024 में मानव युक्त अंतरिक्ष यान उड़ान भरेगा। हालांकि इससे पहले मानव रहित गगनयान की टेस्टिंग होगी और इसके लिए इसरो ने एक रोबोट बनाया है जिसे व्योम मित्र कहा गया है। हाल ही में प्री फ्लाइट ग्राउंड टेस्टिंग शुरू हो गई है। उसके बाद में पहले इसको अंतरिक्ष में व्योम मित्र को भेजा जाएगा, वहां पे इसके जितने किस हिसाब से मानव के हिसाब से वहां पे वातावरण है कि नहीं, किस तरीके से रह सकते हैं, किस तरीके के वहां पे क्यूबिक वगैरह बनाने हैं, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, किस तरह की कैपेबिलिटीज चाहिए होगी, उसको चेक करने के लिए व्योम मित्र को बनाया गया है। तो किसने बनाया, इसरो ने बनाया है, और ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, ठीक है। अब आगे आता है मिशन जिसको अभी चंद्रयान 3 के बाद में अभी जिसकी चर्चा चल रही है वो है आदित्य L1। आदित्य L1 जो भी वर्ड आता है उसको देखा करो कि ये किसके लिए है,
कब लॉन्च किया गया है, लॉन्च के लिए व्हीकल कौन सा यूज किया गया है, आगे ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चार चीजें जनरली हमें ध्यान देने की बात होती है। आदित्य L1 क्या है, सूर्य के कोरोना के अध्ययन के लिए। सबसे पहले अब सबको पता है आदित्य L1 सूर्य के लिए जा रहा है, लेकिन स्पष्ट पूछा जाएगा एग्जाम में किसके लिए जा रहा है, तो सूर्य के कोरोना है उसका अध्ययन करने के लिए जा रहा है। सूर्य के कोरोना के अध्ययन करने के लिए जा रहा है। भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है जो सूर्य से संबंधित है, यह भी याद होना चाहिए, पहला है जो सूर्य से संबंधित है। कब किया गया है, 2 सितंबर 2000 अभी हुआ है, 2 सितंबर 2023 को। तो जो लेटेस्ट डेट है ये सबकी याद कर लेना, मैचिंग में पूछी जा सकती है। चंद्रयान 3 का दिया जाएगा, आदित्य L1 दिया जाएगा, कोई और अभी लेटेस्ट और हम आगे करने वाले उनको दिया जाएगा, और साथ में आपके ये डेट दी जाएगी एग्जैक्ट 2023 वाली तो सारी याद होनी चाहिए। तो 2 सितंबर 2023 को है, इसको लॉन्च किया गया है आदित्य L1 को, सूर्य से संबंधित पहला मिशन है और सूर्य के कोरोना का अध्ययन के लिए है। लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज किया गया है, PSLV C57, PSLV C57 अभी जो लेटेस्ट PSLV का यही गया है C57। PSLV C श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी आगे देखेंगे। PSLV के लिए इंपॉर्टेंट कौन से हैं, 22 के अंदर में कौन कौन से गए हैं, किस काम के लिए गए हैं, और 23 के अंदर में कितने गए हैं। टोटल 6 है, जो 22 के अंदर में 3 है, 23 के अंदर में भी 3 है PSLV C श्रृंखला के। तो PSLV C57 जो लेटेस्ट है वो किसके लिए है, आदित्य L1 से संबंधित है। इसीलिए PSLV को जो C55 भी पूछा जा सकता है, C54 भी पूछा जा सकता है। तो ठीक है, तो 55, 56 और 57, 55, C, 56 और 57 ये जो तीनों हैं ये गए हैं 2023 में। तो अगर मैच करने के लिए आए तो इनको पूछा जा सकता है कि C जो 57 तो गए, लेकिन 56 किसके लिए गए, 55 किसके लिए गए हैं, और इसको लॉन्च डेट क्या थी, तो वो सारा कुछ पूछा जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को याद करना है आदित्य L1। यहाँ पे जो L1 है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। L1 यहाँ करता है लैग्रेंज पॉइंट को जो सन और अर्थ सिस्टम के बीच में रहता है। अब आपको समझना है कि लैग्रेंज पॉइंट होता क्या है, कितने पॉइंट्स है, और आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 पे ही हम क्यों जा रहे हैं, बिकॉज हम जा रहे हैं सूर्य का कोरोना का अध्ययन करने के लिए। तो लैग्रेंज पॉइंट देखिए, उसके बाद में देखिए कि यहीं इसी के लिए क्यों जाया जाता है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया एक लैग्रेंज पॉइंट आर द पोजीशन इन स्पेस वेयर ऑब्जेक्ट सेंट देयर टेंड टू स्टे पुट। जहां पे ये वो पॉइंट है सारे के सारे, देखो चार, पहले तो देखो कितने पॉइंट है, एक L1 यहाँ पे है, L2 यहाँ पे है, L3 यहाँ पे। तो सूरज के बीच में और पृथ्वी के बीच की जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर में 3 पॉइंट मिलते हैं हमें, लैग्रेंज पॉइंट 1, L1, L2, L3। उसके बाद में इस लाइन से अगर हम देखें लगभग 60 डिग्री दोनों तरफ अगर देखें तो 2 पॉइंट और हमें मिलते हैं, दोनों 60 डिग्री का रहता है डिफरेंस दोनों साइड। तो 60 डिग्री इस तरफ देखेंगे तो यहाँ L4 पॉइंट है और L5 पॉइंट इस तरफ आता है 60 डिग्री के। यानी पृथ्वी जिस तरीके से घूम रही है सूर्य के बाहर, उसके आगे वाला पॉइंट है वो L4 कहलाएगा, और पीछे पीछे जो है पॉइंट जो चल रहा है वो L5 है, और दोनों जिस लाइन से 60 डिग्री दोनों का इंक्लिनेशन रहता है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है जो लैग्रेंज पॉइंट होते हैं। और आदित्य जो हमारा जा रहा है वो कहां, कौन से पॉइंट पे जा रहा है, L1 पे जा रहा है। इसलिए जा रहा है क्योंकि ये सूर्य के बीच में और पृथ्वी के बीच वाला पॉइंट है, और यहां से आप जो सूर्य के कोरोना के अध्ययन की बात करते हो तो डायरेक्ट हमेशा ये सूरज के सामने रहेगा। ये पॉइंट वो पॉइंट है, लैग्रेंज पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे सूर्य के और पृथ्वी दो ऑब्जेक्ट है, इनकी आपस में ग्रेविटेशन फील्ड इस तरीके से मैच होती है कि यहाँ पे आपको जितना भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए, जो पृथ्वी घूम रही है उसके साथ साथ आपको भी घूमने के लिए सूरज के लिए बार बार, तो वो सबसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ऑप्टिमम आता है, और इसमें सबसे कम फ्यूल है जो खर्च होता है। और ये ऐसा स्टेबल पॉइंट है जहां पे अपने सैटेलाइट जहां रख सकते हैं। तो इस तरीके से 5 पॉइंट है जिसमें मैंने बता दिया, और L1 ऐसा पॉइंट है जो दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स से मैच होता है, और मैच होने की वजह से इस तरीके का एक स्टेबल रीजन मिलता है जहां पे आप अपना सैटेलाइट रख सकते हो, जो पृथ्वी के साथ इस तरीके से गोल गोल इसके साथ साथ में घूमता रहेगा और हमेशा सूरज के सामने रहेगा, इसलिए कोरोना का अध्ययन कर सकता है। तो L1 लैग्रेंज पॉइंट होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको सिंपल इतना पता होना चाहिए कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का पोजीशन ऐसी जगह जहां पे दोनों के ग्रेविटेशन फील्ड मैच होने की वजह से स्टेबल पॉइंट मिलता है जो मिनिमम फ्यूल खर्च करवाता है, और एक स्टेबल रीजन है जहां पे हम सैटेलाइट रख सकते हैं ताकि वो अपना सेंट्रीफ्यूगल जितना भी फोर्स चाहिए वो उसको वहां पे मिल सके। ठीक है, तो और L1, L2 और L3 ये थोड़े अनस्टेबल रीजन कहलाते हैं, बिकॉज ये सूरज और पृथ्वी के ग्रेविटेशन फील्ड से ज्यादा प्रभावित होते हैं, एक लाइन के अंदर में होते हैं। L4 और L5 है ना, वो इनमें ज्यादा स्टेबल रीजन कहलाते हैं। पर हमें क्या कोरोना का अध्ययन करना है तो हम इसके साथ एकदम सीधे वाले पॉइंट L1 के ऊपर में जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है आदित्य L1। होपफुली ये समझ आ गया होगा, इससे ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, एक सिंपल डेफिनेशन पूछी जाती है अगर पूछा जाएगा लैग्रेंज पॉइंट होता क्या है, और L1 इसका नाम दिया गया सिर्फ इस वजह से।
ठीक है। अब अगला करते हैं, शुक्र मिशन दिया गया। शुक्र मिशन क्या है? शुक्र, वही सेम बात, नाम दिया गया तो शुक्र ग्रह की सतह का अध्ययन करने के लिए 2024 तक लॉन्च करने का लक्ष्य दिया गया। तो अभी तक नया हुआ है तो इसके बारे में कुछ नहीं आएगा। ठीक है। निसार, निसार पूछा जा सकता है। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो याद करनी है कि ये है नासा और इसरो का संयुक्त मिशन, इसलिए इसका नाम निसार रखा गया है। ठीक है। नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है यहाँ पे, नासा इसरो सार सैटेलाइट जिसको बोला जाता है। लो अर्थ ऑर्बिट का सैटेलाइट है यहाँ पे, एक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है नॉर्मल। ठीक है। जिसको नासा और इसरो मिलकर के बना रहे हैं। और किसके लिए बनाया जाता है? ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट ज्यादातर जो है यहाँ पे आगे भी आपको देखने का मिलेगा, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, ईओएस। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जो जनरल काम करते हैं वो क्या करते हैं कि जितना भी अर्थ के अंदर में जितना भी टेम्परेरी, अगर आप बोलो स्पेशल चेंज हो गया, टेम्परेरी चेंज आ रहा है किसके अंदर में, जैसे कि अर्थ के इकोसिस्टम में चेंज हो रहा है, कोई आइस मास में चेंज हो रहा है, वेजिटेशन में चेंज हो रहा है, या फिर ग्राउंड वाटर में चेंज हो रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है, बायोमास हो गया, सुनामी, वोल्केनो, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, इनके बारे में अगर जानकारी रखनी है और अर्थ की मैपिंग बनाए रखनी है तो इसके लिए अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, ईओएस जिनको बोला जाता है। आगे भी बहुत सारे आएंगे, अलग अलग पीएसएलवी से अलग अलग अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट हमें लॉन्च करने पड़ते हैं। वो जनरल जो अर्थ का एक डेटा है कि वेजिटेशन का डेटा हो गया, लैंडस्लाइड, कहां पे अर्थक्वेक आ सकते हैं, कौन सा रीजन जो अर्थक्वेक प्रोन है, तो आप इस तरीके से देख के, या आइस में मेल्ट कितनी हो रही है, इकोसिस्टम किस हिसाब से चेंज हो रहा है, क्लाइमेट किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, किसी एक रीजन को ज्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, तो आप इस तरीके से अर्थ की मैपिंग के लिए ये जो डाटा कलेक्ट करने के लिए जो सैटेलाइट भेजते हो उनको बोला जाता है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। और ये निसार भी क्या है? सेम वही है, नासा और इसरो का सार सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट ही है। लो अर्थ ऑर्बिट में ज्यादातर इनको डाला जाता है। लो अर्थ ऑर्बिट इसलिए डाला जाता है कि 400 किलोमीटर का एरिया होता है तो अर्थ की मैपिंग करना आसान रहता है। आगे हम देखेंगे कि लो अर्थ ऑर्बिट में ज्यादातर सैटेलाइट इसी वजह से डाले जाते हैं। फिर मीडियम अर्थ आता है, फिर हाई अर्थ ऑर्बिट आता है। हर एक ऑर्बिट का सैटेलाइट रखने का अलग अलग जो इंपॉर्टेंस रहती है। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट पे रहेंगे, अगर पृथ्वी के पास में रहेंगे तो पृथ्वी की अच्छी तरीके से उसमें मैपिंग कर सकते हैं। तो निसार समझ में आ गया किसका है? नासा का, इसरो का है, लो अर्थ ऑर्बिट का है, मैपिंग करने के लिए यूज किया गया। ये देखो आएंगे, हाई अर्थ ऑर्बिट है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट। अब मैं जब आगे पीएसएलवी आपको समझाऊं, जीएसएलवी समझाऊं, तो आपको पता होगा, मैं वहां पे नाम लूंगा कि इसको इतने ऑर्बिट पे रखा गया है, जीएसएलवी में इतने ऑर्बिट पे रखा जाता है जनरली। तो वो समझने के लिए हम सबसे पहले इसको यहीं पे समझ लेते हैं कि अर्थ के अलग अलग ऑर्बिट कौन कौन से बनाए गए हैं, किसकी ऑर्बिट की क्यों इंपॉर्टेंस है। तो वो क्या है? हाई अर्थ ऑर्बिट। सबसे पहले हाई अर्थ ऑर्बिट कौन सा होता है कि 36,000 किलोमीटर है अर्थ के सरफेस से। अब ये याद रख लेना थोड़ा सा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया अर्थ के सरफेस से पूछा गया है कि अर्थ के सेंटर से पूछा गया है। कई बार ये गड़बड़ कर देते हैं कि आपका अर्थ से सेंटर से पूछ लेते हैं, आपके रटा हुआ होता है, आप 36,000 लगा के आ जाते हो। लेकिन याद रखना अर्थ के सरफेस से पूछा गया कि सेंटर से पूछा गया। सेंटर से पूछा गया तो लगभग 6100 किलोमीटर आपको एक्स्ट्रा जो इसके अंदर में ऐड करना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां से लेकर के सेंटर के बीच की जितनी दूरी है, अर्थ के सेंटर की कोर की जितनी दूरी है, वो भी आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जनरली यही पूछा जाता है कि कितनी सरफेस से कितना है, अर्थ के सरफेस से वो कितना है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे जनरल वो है। एग्जैक्ट नहीं होता, जनरल ये होता है ये कि 36,000 किलोमीटर पे अप्रोक्सीमेटली जितने सैटेलाइट रखे जाते हैं उनको हाई अर्थ ऑर्बिट बोला जाता है। सारे के सारे वो उसी के ऊपर में रखे जाते हैं। 36,000 किलोमीटर पे यूजफुल किस लिए रहते हैं? टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट सारे हैं वो इसी जो ऊंचाई पे रखे जाता है हाई अर्थ ऑर्बिट पे। जो सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वो सारे के सारे हाई अर्थ ऑर्बिट में रखे जाते हैं। उसके बाद आता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ये भी ज्यादातर किसके लिए यूज होता है? नेविगेशन सैटेलाइट हो गए, जैसे कि यूरोपियन, जैसे यूरोप का है गैलीलियो सिस्टम है, इंडिया का नेवी हो गया। तो सारे के सारे जो ये नेविगेशन वाले सैटेलाइट्स हैं वो किसका यूज करते हैं? मीडियम अर्थ, जो लो और हाई अर्थ ऑर्बिट के बीच का होता है, यानी 400,000 के ऊपर और 36,000 से नीचे वाला जो ऑर्बिट होगा मीडियम अर्थ ऑर्बिट होगा। और ये इनका एक फिक्स नहीं जगह रहती यहाँ पे, किसी भी तरीके से इनके क्या है कि जो सर्कुलेशन भी देखें तो एक फिक्स जगह पे नहीं रहता, सैटेलाइट का सर्कुलेशन चेंज होता रहता है। तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट जनरली हमें याद करने की बात है कि नेविगेशन जो सैटेलाइट्स है सारी की सारी वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंदर में रखे जाते हैं। उसके बाद में आता है लो अर्थ ऑर्बिट, जो हमने अभी देखा है। नॉर्मली क्या है? एल्टीट्यूड लेस देन 1000 किलोमीटर, यहाँ पे देख लो 1000 किलोमीटर से नीचे का रहता है और 160 किलोमीटर नीचे तक आ सकता है। जैसे अभी निसार देखा वो 400 किलोमीटर पे रखा गया है, तो 160 से लेकर 1000 किलोमीटर के बीच की रेंज में कहीं भी रखा जा सकता है, उसको बोला जाता है लो अर्थ ऑर्बिट। जैसे मैंने बताया
मोस्ट कॉमनली किसके लिए यूज किया जाता है? सैटेलाइट इमेजिंग के लिए। जैसे अर्थ का अभी हमने देखा निसार के अंदर में कि किस तरीके से अर्थ का जो क्लाइमेट का डेटा है, अर्थ के स्ट्रक्चर का डेटा है, या अगर मैपिंग करनी है अर्थ की, सैटेलाइट इमेजिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। इंटरनेशनल जैसे स्पेस स्टेशन है, अगर आपसे ये पूछा जाए कहां पे है, तो लो अर्थ ऑर्बिट में ही है, बिकॉज डिस्टेंस कम रहती है, वहां पे क्रू का जाने का और आने का आसान रहता है। तो इनको एक स्पेस स्टेशन ही तो बनाना है, तो सबसे जो नजदीक है उसके ऊपर में बनाया जाएगा। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो गया, सैटेलाइट इमेजिंग का जो डेटा हो गया वो कलेक्ट करना है, वो सारा का सारा लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर में रखा जाता है। तो तीन ऑर्बिट समझ आ गई, अलग अलग तरीके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग सैटेलाइट को रखने की जगह है जिनको ऑर्बिट बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं पीएसएलवी, और हम सिर्फ वो डेटा देख रहे हैं जो आपके प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग आ सकता है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये डेटा देखो जिसके डेटा के बेसिस पे आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पीएसएलवी क्या था? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हमारी थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है इंडिया का। अलग अलग लॉन्च व्हीकल बनाई है, सबसे सक्सेसफुल जो है वो पीएसएलवी ही है अभी तक का जो बना हुआ है वो। ठीक है, फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल है जिसके अंदर में लिक्विड स्टेज का यूज किया गया है। इसकी इंपॉर्टेंस और क्या है दूसरी, कि अलग सबसे पहले सॉलिड स्टेज ही यूज हो रहा था। पीएसएलवी जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो जनरली लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर में, जनरली बोल रहा हूं, कई बार आप हाई अर्थ ऑर्बिट में यूज अगर सैटेलाइट को प्रतिस्थापित करने के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर लो अर्थ ऑर्बिट है उनके लिए यूज किया जाता है ये। ठीक है, और पहला इंडियन लॉन्च व्हीकल है जिसमें लिक्विड स्टेज का यूज किया गया है। डिटेल में जाना नहीं है, बस ये याद रखो कि फ्यूल होता है जिसका यूज किया जाता है सैटेलाइट को चलाने के लिए, उसको अलग अलग स्टेज में रखा जाता है, सॉलिड स्टेट हो सकता है, लिक्विड स्टेज हो सकता है। तो पहली बार लिक्विड स्टेज के अंदर में रखने के लिए काम पीएसएलवी के अंदर में किया गया था। पहली बार सक्सेसफुल लॉन्च अक्टूबर 1994 में हुआ था। पीएसएलवी को अभी वर्क फोर्स लॉन्च व्हीकल कहा जाता है इंडिया का, यानी सबसे ज्यादा जो वर्क फोर्स लॉन्च व्हीकल इसलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो इंडिया के अंदर सैटेलाइट लॉन्च करने का जो वर्क है उसका बर्डन है वो उठाता है पीएसएलवी। जैसे मैंने बताया गया ज्यादातर कौन से रहते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट वाले रहते हैं, और सारे के सारे लो अर्थ ऑर्बिट वालों का काम जो है संभालता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट जो मैंने बताया 2008 के अंदर में जैसे इसको किया था, और मार्स ऑर्बिटर जो स्पेसक्राफ्ट है 2013 के अंदर में, ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट है जो पीएसएलवी के थ्रू हमने किए। सबसे लार्जेस्ट अगर बोल दिया जाए पीएसएलवी के थ्रू कौन से सैटेलाइट जो लॉन्च किए गए हैं, तो चंद्रयान फर्स्ट हो गया, वो किया गया था, मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट किया गया था। और जनरली जो 1300 किलोग्राम से नीचे का जो पेलोड होता है वहीं के लिए ही आप जो हाई अर्थ और अगर ऑर्बिटर में जा भी रहे हो, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जा भी रहे हो, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जा भी रहे हो पीएसएलवी से, तो उन्हीं का लॉन्च कर सकते हो जो जनरली 1300 किलोग्राम से बराबर या उससे नीचे के जो पेलोड होते हैं। अगर इससे हाई पेलोड अगर आपको लेके जाना पड़ रहा है तो आप जीएसएलवी सैटेलाइट जो लॉन्च व्हीकल है उसका यूज करोगे, जीएसएलवी का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस इनमें रहता है कि आप कितने किलोग्राम का पेलोड ले जा सकते हो, कितनी ऊंचाई तक ले जा सकते हो। ठीक है, तो जनरली 13 हाईएस्ट जो है वो 1300 किलोग्राम तक का, इसकी एक लिमिट है जो दी गई है इसरो की साइट पे भी ये दिया गया कि 1300 किलोग्राम से ऊपर का नहीं लेके जाते पीएसएलवी से, जनरली जो अटेम्प्ट अभी तक नहीं किया गया है अगर हाई अर्थ ऑर्बिट की बात करें। लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर में तो ये पॉसिबल है। ठीक है, अब चल लें जीएसएलवी। उससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये देखो कि जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जीएसएलवी के लिए जरूरी होगा और जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की बात करेंगे वो क्या होता है। ठीक है, पोलर सैटेलाइट जो पीएसएलवी है वो मैं बता चुका हूं कि जो पीएसएलवी है वो लो अर्थ ऑर्बिट के लिए होता है, लो अर्थ ऑर्बिट 400 किलोमीटर के दायरे में होता है। लेकिन जब जीएसएलवी का यूज करते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट की जिसकी बात करते हैं, या जियो हाई अर्थ ऑर्बिट को बोला जा सकता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, वो होता क्या है और इसको जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी दो पार्ट में क्यों बोला जाता है, इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। यानी 36,000 किलोमीटर का जो दायरा है ऊंचाई पे जो सैटेलाइट रखते हैं जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों बोलते हैं। तो अभी ये देख रहे होंगे आप, इससे पता लग रहा है कि जो इक्वेटर के ऊपर ऊपर जितना भी हिस्सा है, इक्वेटर के ऊपर में 36,000 की ऊंचाई पे अगर कोई सैटेलाइट है तो वो हमें एक फिक्स पोजीशन पे ही दिखेगा 24/7 कभी भी, तो उसको बोला जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। वो ऑर्बिट क्या कहलाएगा, जो इक्वेटर के ऊपर में है, यानी कि जो इक्वेटर है उसके ऊपर कोई सैटेलाइट है, ये एक्सेस है, इक्वेटर है, आपको पता है ये कहां से गुजरती है, और अगर इस इक्वेटर के ऑर्बिट के ऊपर में कोई सैटेलाइट है 36,000 किलोमीटर पे रखा जाएगा तो वो जियो स्टेशनरी कहलाएगा। जियो स्टेशनरी कहलाने का मतलब ये है कि हमें वो हमेशा उसी पोजीशन पे उसी जगह पे दिखेगा, बिकॉज उसका जो रोटेशन है उस इक्वेटर के ऊपर में और जो अर्थ का रोटेशन है वो बिल्कुल मैच करता है। ठीक है, इसलिए इतना ही, जैसे एक दिन लगता है 24 घंटे लगते हैं, पूरे 24 घंटे उस सैटेलाइट को लगते हैं, तो हमें ये यहां से यहां दिखेगा तो वो वहीं पे आपको हमेशा फोकस में रहेगा।
अब ये बात जियो सिंक्रोनस है, उसके अंदर में भी ये रहते हैं कि जियो सिंक्रोनस भी 24 जो लगभग 24 घंटे हैं, एग्जैक्ट आप अगली स्लाइड में देखोगे कि लगभग 24 घंटे में पृथ्वी के साथ है आपको घूमता हुआ दिखेगा। लेकिन ये इक्वेटर के ऊपर में नहीं होता है। इक्वेटर से 0 डिग्री जैसे बोला जाता है इक्वेटर को, तो इक्वेटर के अलावा कोई भी प्लेन है, आपने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो इस तरीके से पहला इक्वेटर रहता है, उस हिसाब से दूसरा 1 डिग्री रहता है। इस हिसाब से आप कितने भी यहाँ पे सर्कल बना सकते हो। जैसे कि आपको सर्कल दिख रहा है रेड कलर वाला, तो ये जो रेड कलर वाला सर्कल है ये भी इक्वेटर के बराबर लेंथ का होगा, लेकिन ये थोड़ा सा इक्वेटर से 20 डिग्री 30 डिग्री इंक्लाइंड रहेगा। तो जब इस 20 डिग्री 30 डिग्री इंक्लाइंड वाले सर्कल के अंदर में आप ऑर्बिट के अंदर में कोई भी सैटेलाइट छोड़ते हैं 30 किलोमीटर में, उसको बोला जाता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो एक चीज तो ये क्लियर है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ही आपका जियो सिंक्रोनस है। अगर आप बोला जाए कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, जियो सिंक्रोनस के अंदर में ही आते हैं क्या? बिल्कुल उसी का पार्ट रहता है, जियो सिंक्रोनस फैमिली का ही पार्ट है जियो स्टेशनरी। बस ये है कि ये इक्वेटर के ऊपर में जो सैटेलाइट है, जियो इक्वेटर के ऊपर वाले अगर ऑर्बिट में डालते हैं तो हमेशा हमें स्टेशनरी मिलता है वो सैटेलाइट, इसलिए इसको जियो स्टेशनरी बोला जाता है। लेकिन अगर मान लो जियो सिंक्रोनस की बात करें तो जियो सिंक्रोनस वाला कब दिखेगा? फिर जियो सिंक्रोनस वाला भी हमें फिक्स पोजीशन पे दिखेगा, लेकिन किसी दिन के फिक्स टाइम पे। ठीक है, यहां पे याद रखना फिक्स टाइम ऑफ डे, यानी कि फिक्स टाइम ऑफ डे पे आपको एक जगह पे मिला है तो अगले दिन भी उसी जगह पे मिलेगा, लेकिन सारे दिन एक जगह पे नहीं दिखेगा। वो फिक्स टाइम ऑफ डे का मीनिंग हो गया यहाँ पे कि आपने 11 बजे कहीं एक जगह पे देखा है किसी को, ठीक है, सैटेलाइट को अगर आप देख पा रहे हो किसी टेलीस्कोप से, तो अगले दिन 11 बजे भी आपको वहीं पे दिखेगा जियो सिंक्रोनस में, बिकॉज ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस प्लेन। यहाँ पे कितने डिग्री इससे इंक्लाइंड है प्लेन, इसलिए इसको जियो सिंक्रोनस बोला जाता है। जियो स्टेशनरी भी जियो सिंक्रोनस ही सेट ऑर्बिट होता है, लेकिन इक्वेटर पे होता है, इसलिए आप 24/7 कभी भी देखोगा आपको उसी पोजीशन पे दिखेगा, आपके जो रिस्पेक्ट में देखोगे तो उसी पोजीशन पे हमेशा पाया जाएगा। ठीक है, इसलिए दोनों प्लेन का नाम है, एक्सप्लेन करना थोड़ा जरूरी था। ये देखो यहाँ पे दिया गया जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है? लो इंक्लिनेशन ऑर्बिट अर्थ से है, कितना भी हो सकता है। जैसे अर्थ का अगर इक्वेटर ये है तो ये जो इंक्लिनेशन वाला है पार्ट है 20 डिग्री झुका हुआ 30 डिग्री झुका हुआ, ये जियो सिंक्रोनस कहलाएगा। ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड एग्जैक्ट अगर आपसे पूछा जाए, इसलिए मैंने बताया था एग्जैक्ट आगे मिलेगा आपको 56 मिनट 4 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड के अंदर में जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है जो सैटेलाइट है उसके अंदर में अपना सर्कुलेशन पूरा करता है अप्रोक्सीमेटली अर्थ के बराबर। ठीक है, स्पेसक्राफ्ट जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में होता है वो हमेशा पृथ्वी के ऊपर आपको कांस्टेंट उसी लॉन्गिट्यूड पे मिलेगा, ऑल्दो इट मे सीम टू वंडर नॉर्थ एंड साउथ आपको जाता हुआ दिखेगा, लेकिन अगले दिन अगर आप देखोगे उसी टाइम पे 11 बजे आपको उसी पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, स्पेसक्राफ्ट रिटर्न टू द सेम पॉइंट इन द स्काई एट द सेम टाइम ईच डे, हर दिन सेम टाइम पे वो वही मिलेगा जियो सिंक्रोनस के ऊपर। ठीक है, जियो स्टेशनरी जो मैं समझा चुका हूं कि सैटेलाइट उसी सर्कुलर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रहेगा, अगर वो इक्वेटर के ऊपर में है तो वो जियो स्टेशनरी बोला जाएगा, यानी पृथ्वी से इंक्लिनेशन उसका 0 रहेगा। ठीक है, और डू नॉट मूव एट ऑल रिलेटिव टू द ग्राउंड्स, वो आपको नॉर्थ और साउथ जाता दिखेगा जियो सिंक्रोनस वाला, और दिन के किसी एक टाइम पे आपको वहीं स्थिर मिलेगा, लेकिन यहां पे ये कभी भी डू नॉट मूव एट ऑल रिलेटेड टू द ग्राउंड, पृथ्वी के यहां से ग्राउंड से आप देखोगे टेलीस्कोप से तो कभी भी आपको हिलता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो इक्वेटर के ऊपर में होता है, इक्वेटर के ऊपर वाला ऑर्बिट रहता है बिल्कुल। ठीक है, यही है, और इसके अलावा जियो सिंक्रोनस से जियो स्टेशनरी के अंदर में यहाँ पे कुछ डिफरेंस है नहीं है। अब आप देखोगे कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है उसकी वैल्यू क्या है, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एक्सट्रीमली वैल्यूएबल फॉर वेदर मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन के लिए। जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गए, जैसे टेलीविजन हो गया, फोन हो गया, रेडियो हो गया, तो यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट व्यू चाहिए, एक फिक्स पोजीशन चाहिए करने के लिए। अगर आप यहाँ पे फोन के लिए, टेलीविजन के लिए, जिसकी आप बैंडविड्थ की बात करते हो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उनको कम्युनिकेट करने के लिए पृथ्वी के रिस्पेक्ट में एक फिक्स पोजीशन चाहिए ऊपर, ताकि आप कम्युनिकेट कर पाओ उनसे, तो वो कहां पे हम स्थापित करेंगे? जियो स्टेशनरी के ऊपर में स्थापित करेंगे। सारे वेदर मॉनिटरिंग वाले सैटेलाइट है वो कहां पे स्थापित करेंगे? हाई अर्थ लेटीट्यूड में तो जरूर करेंगे, लेकिन कहां पे करेंगे? जियो स्टेशनरी में करेंगे, अगर हम कम्युनिकेशन वाले कोई भी सैटेलाइट है उनको स्थापित करना चाहते हैं, ताकि एक जगह पे फिक्स पे रहे, पृथ्वी पे मान लो कोई आपने टावर लगाया, उससे आप कम्युनिकेट कर पाओ, हमेशा आपकी रीच में रहे, इसके लिए जियो स्टेशनरी में इनको स्थापित किया जाता है। ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट जो है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पीएसएलवी लॉन्चिंग। पीएसएलवी के जैसे मैंने बताया ऊपर जो पढ़ चुके हैं उसको भी शामिल करेंगे। हमें कौन कौन से देखने हैं? 2022 के, 2023 के, 2022 के 3 है, 2023 के 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए।
मैचिंग के लिए डायरेक्ट भी दिया जा सकता है पीएसएलवी, या उनके साथ में भी दिया जा सकता है। पीएसएलवी किससे क्या लॉन्च हुआ था हमेशा पूछा जाता है, फेवरेट है पीएसएलवी सबका। तो पीएसएलवी सबसे पहले शुरू करेंगे 2022 के पहले जो लॉन्च किया गया था उसका नाम था पीएसएलवी C52। पीएसएलवी C52 लॉन्च किया गया था, लॉन्च हुआ था 14 फरवरी 2022 को। डेट भी याद कर लेना, 14 फरवरी 2022, 6 है इनकी, ज्यादा नहीं है कोई डेट याद करना। तो 14 फरवरी 2022 को लॉन्च होता है। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, जैसे मैंने बताया आगे बहुत नाम आएगा ये, तो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जो मैं समझा चुका हूं, EOS 04 को लॉन्च किया गया था, जो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। साथ ही इसके द्वारा एक स्टूडेंट सैटेलाइट जिसका नाम रहेगा इंस्पायर सेट 1, उससे भी लॉन्च किया गया था। तो आपसे ये मैचिंग में पूछ लिया जाए किससे क्या लॉन्च होता है, तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि पीएसएलवी C52 उससे क्या लॉन्च किया गया। तो दो होंगे, EOS आपसे दिया जा सकता है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 04, या फिर ये भी दिखा जा सकता है कि इंस्पायर सेट लॉन्च किया गया था, इंस्पायर सेट भी लॉन्च किया गया था। स्टूडेंट के द्वारा सैटेलाइट बनाने के लिए काम दिए जाते हैं, वो छोटे छोटे सैटेलाइट बनाते हैं, कोई हेल्थ मॉनिटरिंग का बनाता है, कोई टेम्परेचर मॉनिटरिंग का बनाता है। इस तरीके से स्पेस एक्सप्लोरेशन में उनकी रुचि बनी रहती है। और वो सारे सैटेलाइट अगर किसी को पसंद आते हैं तो वो अगर वो क्वालिटी के होते हैं तो वो साथ में पीएसएलवी के साथ में लॉन्च भी किए जाते हैं। तो जैसे पीएसएलवी C52 है तो उसके साथ में अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट तो 04 ये तो था ही इसरो का, उसके साथ में स्टूडेंट ने बनाया था वो था इंस्पायर सेट 1, जिसको इसके साथ में लॉन्च किया गया था। तो किसको किसके साथ में लॉन्च किया गया ये अच्छे से याद कर लेना। अब आते हैं पीएसएलवी C53, वही सेम चीज आगे आती है आपकी जून में बात आ गई है, 30 जून 2022 को लॉन्च किया जाता है इसको। ठीक है, इसको ऐसे याद करना, पहले देखना कि कौन कौन से मंथ है, उसके बाद में डेट याद करने की कोशिश करना। अब आगे जून में, तो 30 जून 2022 को होता है। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा वाणिज्यिक मिशन था। इसको वाणिज्यिक शाखा का मीनिंग क्या होता है, NSIL का मीनिंग क्या है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक शाखा बनाई गई, इसरो की ही कॉमर्शियल विंग है जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है इसरो के लिए। और प्रॉफिट किस तरीके से कमाती है कि कोई और देश है जो अपना सैटेलाइट भेजना चाहता है लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं है, बनाने में सक्सेसफुल है लेकिन उसको सेंड करने में नहीं है। और पीएसएलवी की क्रेडिबिलिटी इतनी है कि आप लॉन्च व्हीकल हमारा यूज कर सकते हो। तो इंडिया इसरो ने क्या किया, एक कॉमर्शियल विंग बना दी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो दूसरे देशों के सैटेलाइट को लॉन्च करने, पीएसएलवी के साथ लॉन्च करने में मदद करती है। तो उस तरीके से जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है वो इसरो अपने रिसर्च में काम में ले सकता है। तो इस तरीके की इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है जिसका नाम क्या है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। उसके दूसरा वाणिज्यिक मिशन था, ये क्या था, पीएसएलवी C53 क्या था, दूसरा वाणिज्यिक मिशन था। इससे पहले 23 जून 2022 को इसरो ने NSIL के द्वारा बनाए गए संचार उपग्रह GSAT-24 को प्रक्षेपित किया था। तो पहला तो था GSAT-24, दूसरा रहता है PSLV C53। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो वाणिज्यिक शाखा का दूसरा इसका ये मिशन था। अब आते हैं PSLV C54, 52 से शुरू करना, 53, 54, जून के बाद में आ जाते हैं नवंबर में। 26 नवंबर 2022 को लॉन्च होता है PSLV C54, 26 नवंबर 2022 को। इसके द्वारा अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 06 को लॉन्च किया जाता है, EOS 06। पहले वाले से 02, इस वाले से PSLV C54 से 06 लॉन्च किया जाता है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। यह एक ओशियनसैट सीरीज का सैटेलाइट है। इसमें भारत और भूटान की संयुक्त साझेदारी में विकसित एक और इंपॉर्टेंट बात है कि INS-2B तथा दो अन्य उपग्रह थाईबोल्ट और आनंद उपग्रह को भी लॉन्च किया गया। थाईबोल्ट और आनंद क्या है, दोनों ही वही सेम है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, इसीलिए 6 नंबर तक आ गए हम यहाँ पे। तो याद रखना है EOS 06 को लॉन्च किया गया है, बाहर के किसी बंदे का लॉन्च किया गया, भारत और भूटान का एक है संयुक्त साझेदारी से विकसित था INS-2B, INS-2B उसको भी लॉन्च किया गया है। टेबल बना लेना, उसमें लिख लेना ये। और इसके साथ में कौन कौन से हैं, थाईबोल्ट और आनंद, दो उपग्रह भी छोड़े गए हैं। ठीक है, थाईबोल्ट और आनंद। थाईबोल्ट आनंद क्या है, वही सेम अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है जो पृथ्वी के जो मैपिंग करने का काम करेंगे, थाईबोल्ट और आनंद है। ठीक है, अब आ जाते हैं 2023 के अंदर में 55, 56 और 57 तीन बचे हैं। 55, 56 और 57। 57 तो अभी हुआ है आदित्य L1 के साथ में, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, आदित्य L1 के लिए है। 57 तो उसकी डेट तो पता ही है। लेकिन PSLV C55 किसके लिए, अप्रैल 2023, 22 अप्रैल 2023 को शुरू होता है, 22 अप्रैल 2023 को शुरू होता है PSLV C55। NSIL का समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। इसने बोला था इसके द्वारा टेल EOS-2, याद कर लो, टेल अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 2 प्रक्षेपित किया गया था, तो जिन सभी प्रकार के मौसम की सूचना प्रदान करता है। मौसम के सूचना के लिए ये जरूर किया गया था PSLV C55। इन 6 में से जो भी सबसे इंपॉर्टेंट लगेगा वो दिया जाएगा आपको एग्जाम में, अगर आया मैचिंग के लिए तो।
PSLV 56 किसके लिए? वही बात वहां से आगे हम वापस अप्रैल से जुलाई के अंदर में 30 जुलाई 2023 को इसके द्वारा DSSAR सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। और 57 का मैं बता चुका हूं 2 सितंबर 2023 है, सबसे इंपॉर्टेंट है, 100% याद कर लेना, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है और ये आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया गया है। तो इस तरीके से जितने भी सैटेलाइट है उनके मैचिंग पे मिला करके आपको एक क्वेश्चन आराम से देखने को मिल सकता है और इतने ही याद करने, इससे ज्यादा आप याद करना मत, ठीक है। अब ये तो थे PSLV वाले। अब कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट? GSLV के कितने मिशन है? अभी हमने किया था GSLV का, जो मैंने बताया था लॉन्च व्हीकल है, उसको हम बताएंगे। तो GSLV के 2 है, एक तो मार्क 3 वाला जो हमने सबसे पहले चंद्रयान 3 के लिए देखा था, उससे पहले एक आता है GSLV F12। तो ये पूछा जा सकता है, सब PSLV फोकस करे तो ये भी पूछा जा सकता है कि GSLV F12 है वो किसके लिए है? 29 मई 2023 को लॉन्च हुआ था। इसरो ने बहुत सैटेलाइट लॉन्च किए, 29 मई 2023 को लॉन्च किया गया। 2023 के तो जरूरी याद करना सारे के सारे, 29 मई 2023 को होता है। इसके द्वारा नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 को प्रक्षेपित किया गया है। अभी याद करो, NVS-01 को नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, ठीक है। सबसे पहले नाविक को लॉन्च किया गया था इंडिया के लिए, वो कहलाए गए थे, उसके साथ जितने सैटेलाइट भेजे गए थे वो कहलाए गए थे प्रथम पीढ़ी के सैटेलाइट, जैसे उनके साथ लॉन्च किया जाता है। उसके बाद नाविक को और इंप्रूवमेंट करने के लिए अभी 5 सैटेलाइट और लॉन्च किए जाएंगे जो नाविक की कैपेबिलिटी को एनहांस करेंगे, वो रहेंगे दूसरी पीढ़ी के सैटेलाइट। उन 5 नौ उपग्रहों की श्रृंखला में पहला है नाविक वाला जो सपोर्ट करेगा नाविक को, NVS-01। NVS-01 ये सैटेलाइट भारत और आसपास के 1500 किलोमीटर तक की सटीक नेविगेशन जानकारी देने के लिए जो नाविक भेजा है हमने, उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज किया जाएगा। तो NVS-01 को लॉन्च किया गया है GSLV F12 के द्वारा। GSLV F12 क्योंकि हाई अर्थ ऑर्बिट है, इसके लिए किसको यूज किया गया? GSLV को यूज किया जाएगा, ठीक है, नाविक है बिकॉज। GSLV F12 किससे संबंधित है? NVS-01 से संबंधित है। अब आ जाओ LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ये तो इसका नाम है LVM-3। उसके बाद इसके अलग अलग मिशन आए, मिशन 1, मिशन 2, मिशन 3 एंड मिशन 4। तो इसलिए पूरा नाम जब लिखा जाता है चंद्रयान 3 के लिए क्या लिखा गया था? LVM-3M4। ये पूरा नाम है जो पूछा जाएगा। अगर ये पूछा जाता है चंद्रयान 3 को लॉन्च व्हीकल है, उसका नाम ये था क्या, तो ये एग्जैक्ट लिखा जाएगा LVM-3M4 लिखा जाएगा। ये क्या है देख लो कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहा जाता है। ये भारत का सबसे भारी रॉकेट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये सबसे भारी रॉकेट है, इसलिए चंद्रयान 3 में इसका यूज किया गया है, जिसमें 4000 किलोग्राम वजन वाले उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है, और अगर लो अर्थ ऑर्बिट में करना है तो वहां पे 8 टन तक का वजन ये उठा सकता है। इसके लिए दे दिया गया है LVM-M3 है, उसको 26 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया था वन वेब इंडिया का पार्ट 2 मिशन के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। LVM एक साथ देखे, LVM-3 के 4 पार्ट हैं। यहां पे पहला रहता है मार्क 1, ठीक है, उससे शुरू आपने कौन सा भेजा था? चंद्रयान 2। उसके बाद आता है मार्क 2, उससे वन वेब सैटेलाइट भेजी थी, वन वेब 1.0। उसके बाद आता है मार्क 3, उससे भेजा था वन वेब 2.0, सेकंड वन वेब का सेकंड पार्ट, बिकॉज जब तक चंद्रयान तैयार नहीं हुआ था। उसके बाद इसका 4th मिशन है M4, वो जाता है आपका चंद्रयान 3। तो होपफुली ये LVM-M3 के 4 पार्ट है, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। 4 पार्ट है, M1, M2, M3, M4, ये मैं बता चुका हूं। अभी जो है M4 के थ्रू चंद्रयान 3 को भेजा गया है, ठीक है। इसलिए मैंने बताया, इसके डेट भी याद कर सकते हो। M3 वन वेब इंडिया 2 को भेजा गया है, M2 से वन वेब इंडिया 1 को भेजा गया था। M3 का डेट है 26 मार्च 2023, बिकॉज 2023 के इसलिए मैंने डेट भी लगा दी है यहाँ पे। ये LVM-M4 है, वो बताया जा चुका है 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 के लिए भेजा गया है, ठीक है। M1 का मैं बता चुका हूं, चंद्रयान 2 को भेजा गया था, जिसकी डेट हम पहली स्लाइड में देख चुके हैं 22 जुलाई 2019 को, ठीक है। तो GSLV के लिए इंपॉर्टेंट, PSLV के सारे इंपॉर्टेंट देख लिए, GSLV के सारे इंपॉर्टेंट देख लिए। अब आता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या है कि अगर 500 किलोग्राम तक की अगर सैटेलाइट का पेलोड रहता है, ज्यादातर मैं जैसे डिफरेंस बता चुका हूं कि सैटेलाइट के पेलोड पे रहता है कितना वजन रहता है। जैसे 1300 से ज्यादा का हाई अर्थ ऑर्बिट में पीएसएलवी नहीं ले जा सकता, जीएसएलवी उसको यूज करना पड़ेगा। उससे नीचे वाले पोलर के अंदर में पीएसएलवी यूज किया जाता है मैक्सिमम। उसके अलावा भी 500 किलोग्राम से नीचे वाली है तो उनके लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हमने तैयार किया है, और वो सारे के सारे कहां जाएंगे, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर में किया जाएगा, जितने डिमांड होगी उसके आधार पे। तो सबसे दो ही वे हैं, इसलिए इनको याद करना जरूरी है। SSLV D1 यानी D1 पहला जो इसका था वो 7 अगस्त 2022 को लॉन्च किया गया था। 7 अगस्त 2022 को लॉन्च किया जाता है और अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 02 उसका प्रक्षेपण किया जाता है। अगर इससे पूछा जाए तो कौन सा, EOS 02। इसको अच्छे से आप टेबल बनाना सबकी, तभी याद हो पाएंगे ये, ठीक है। इसरो का पहला स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था ये SSLV D1। वैसे भी पूछा जाए तो भी याद करना, सबसे पहले पहला था SSLV D1, ठीक है। ये मैं बता ही चुका हूं 500 किलोग्राम के मिनी, स्मॉल और नैनो सैटेलाइट है, उनको लो अर्थ ऑर्बिट में अगर डालना है तो पीएसएलवी का यूज करने की जरूरत नहीं है, आप SSLV का यूज कर सकते हो, बिकॉज फ्यूल कंजम्पशन कम होगा, कॉस्ट कम आएगी, ठीक है। इसी तरीके से SSLV D2 कब लॉन्च किया गया है, 10 फरवरी 2023। इस साल कौन सा लॉन्च किया गया SSLV स्मॉल सैटेलाइट, सेकंड D2 लॉन्च किया गया है 10 फरवरी 2023। द सेकंड डेवलपमेंट फ्लाइट ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये रहेगा, ये अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 07 EOS 07, वो था 02, ये 07 को करेगा। इसके साथ इंपॉर्टेंट ये है कि ये जानुस 1 और आजादी सेट 2 इनको भी लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर में इंजेक्ट करके आएगा। इसमें SSLV D2 इंपॉर्टेंट किस लिए है कि एक तो इस साल का ही है, तो याद कर लो 10 फरवरी 2023 का है। कितने सैटेलाइट है ये मैचिंग करने वाले में साथ में इसको फंसा सकते हैं। SSLV को 07वां पहला रहेगा, जानुस 2 रहेगा, जानुस 1 सॉरी, और आजादी सेट जो है, आजादी सेट रहेगा 2। इसको याद कर लेना। अब हम देख लेते हैं कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट तो सारे सेम ही है, 07, बस इतना याद करना है। ये दो अलग से सैटेलाइट किसके हैं, किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये जानुस 1 रहेगा, दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित जो उपग्रह है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे आधारित उपग्रह है, वो है जिसको बनाया है यूएसए ने। और जैसे हमने बात करी थी कि एक कमर्शियल विंग है जो भी काम करती है, जो दूसरे देशों के सैटेलाइट है उसको लॉन्च करने का काम करता है इसरो भी। तो अगर स्मॉल सैटेलाइट था तो ये याद करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जानुस 1 क्या था, दुनिया का पहला ऐसा है जो क्लाउड निर्मित उपग्रह है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड उपग्रह है जो बनाया है। और किसने बनाया है, यूएसए ने बनाया है। और उसको लेके कौन गया, SSLV D2 लेके गया है इसरो के द्वारा, ठीक है। दूसरा आता है आजादी सेट 2, ये भी स्टूडेंट सैटेलाइट है, ये लगभग 750 गर्ल्स स्टूडेंट हैं जिनके द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है। तो हर एक के साथ एक कोई गर्ल स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया है, ये 750 गर्ल स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आजादी सेट 2, ठीक है। तो ये कौन से गया था ये भी पूछा जा सकता है, तो SSLV D2 सैटेलाइट के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा एक RLV LEX है, RLV LEX कुछ नहीं है, यहाँ पे 3 अप्रैल 2023 की लॉन्च डेट याद कर लेना। सिंपल, जब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाने की बात करी थी इसरो ने बोला था कि बार बार नहीं बनाना पड़े, अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च करें तो रीयूज कर सकें उसको, तो वापस क्या वो हम रिट्रीव कर सकते हैं क्या, तो इसका एक थोड़ा सा प्रक्षेपण किया गया था, ठीक है, परीक्षण करने के लिए 3 अप्रैल 2023 को किया गया था। 3 अप्रैल 2023 बस पहला है जिसका बस इतना ही टेस्टिंग ही चल रही है अभी तक, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। RLV का मतलब क्या हुआ, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, जो सबसे पहले 3 अप्रैल 2023 को इसकी टेस्टिंग की गई थी। बे ऑफ बंगाल के अंदर में आके गिरा था, उसको वापस रिट्रीव भी किया था उन्होंने, तो ये सब सक्सेसफुल रहा था। आगे कितना रहता है उसके बारे में आगे देखेंगे जब कोई आएगा, अभी याद कर लो 3 अप्रैल 2023 को रहा था। अब हमें देखना है कि स्पेस के अंदर में हमने सारा देख लिया, पीएसएलवी जीएसएलवी सारे ऑर्बिट चेक कर लिया। अब हमें देखना नाम सिर्फ कि जो फॉरेन कंट्रीज के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट मिशन है जिसके अंदर में हम करिए, या फिर अभी तक फॉरेन कंट्री के कौन से मिशन है जो चल रहे हैं जो हमारी नजर में होने चाहिए। कुछ एक दो है जो देखना है। एक है आर्टिमिस मिशन है। आर्टिमिस मिशन क्या है, नासा का है, नासा का है, पहले तो याद कर लो। आर्टिमिस मिशन किसका है, नासा का है। और किससे संबंधित है, चंद्र मिशन है, मून मिशन है, क्योंकि अभी अभी मून मिशन हुआ है चंद्रयान 3, तो उसके लिए ये भी पूछा जा सकता है कि और कौन से दूसरे देशों के, तो आर्टेमिस मिशन है जो मून मिशन है। नासा 2024 तक इंसान को चंद्रमा की सतह पर भेजा जाएगा। इसके लिए एक टेस्ट फ्लाइट भी है आर्टेमिस मिशन 1 जो नासा ओरियन स्पेसक्राफ्ट के द्वारा
छोड़ा जा चुका है। तो ये भी पूछा जाता है कि एक बार अगर आर्टेमिस मिशन 1 है वो क्या है, तो एक टेस्ट फ्लाइट है जो टेस्ट करने के लिए कि क्या मून पे हम जो इंसान भेज सकते हैं। अब बोलोगे कि क्या इंपॉर्टेंट हुआ कि आर्टेमिस मिशन 1 है जो टेस्ट फ्लाइट है और ये स्पेसक्राफ्ट ने भेज भी दिया होगा, न्यूज में क्यों आएगा? ये इसलिए आएगा कि ये 1972 के बाद का यूएसए का जो पहला प्रयास है, दोबारा दूसरा प्रयास है 1972 में किया था। सबसे पहले अपोलो मिशन जो कि मून के ऊपर में इंसानों को भेजने के लिए था, जो फेल हुआ था। उसके बाद 50 सालों के बाद में इन्होंने 2022 में सोचा कि नहीं 2024 तक हम आर्टेमिस मिशन लाएंगे, मून के ऊपर में इंसानों को लेके जाएंगे। और इसके लिए एक टेस्ट फ्लाइट है जो उन्होंने आर्टेमिस मिशन 1 के थ्रू वो चल रही है और ओरियन स्पेसक्राफ्ट के द्वारा उसको छोड़ा गया था। और अगर ये सक्सेस है तो 2024 तक आर्टेमिस मिशन के द्वारा मून पे जो है इंसानों को ले जाने के लिए या किसी एक या दो इंसानों को ले जाने के लिए आर्टेमिस मिशन की बात यूएसए ने करी है। तो ये 50 साल के बाद, 5 डिकेड के बाद में दोबारा ट्राई कर रहा है यूएसए, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं मंगल मिशन। हमने तो देख लिया कि मंगल मिशन कौन कौन से अभी बीच में और आए, नाम भी आए थे, तो सबको एक साथ देख लेते हैं। चीन का रहेगा, वो क्या है, तियानवेव 1 है। चीन का ना तियानवेव 1 है। भारत का मंगल ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान बोला जाएगा जिसको। संयुक्त अरब अमीरात का भी एक मंगल मिशन है जिसका नाम है होप, याद कर लेना। संयुक्त अरब अमीरात का भी क्या है, होप नाम है। परसिवियरेंस हमने देखा था नासा का, यूएसए का। ठीक है, परसिवियरेंस किसका है, यूएसए का है, या नासा लिखा जा सकता है यहाँ पे। तो इस तरीके से 4 मंगल मिशन है, तो इनको मैचिंग के लिए भी दिया जा सकता है एक साथ ही, इसलिए इनको ले लिया हमने। इसके अलावा एक आता है साइके मिशन है जो नासा का ही है, और साइके 16 साइकी, ये देखो 16 साइकी नाम का एक विशाल धातु क्षुद्र ग्रह है, उसकी खोज के लिए जा रहा है, इसलिए इसका नाम साइके मिशन रखा गया है। ये भी हो सकता है, करंट अफेयर के हिसाब से भी पूछ ले, साइके मिशन किससे संबंधित है, नासा का मिशन है। इसके साथ में नेविगेशन प्रणाली भी यहीं पे स्पेस वाले के अंदर में खत्म कर लेते हैं, मैचिंग ही देखना है सिर्फ कौन कौन सी है। तो अमेरिका की जो नेविगेशन प्रणाली है उसको बोला जाता है जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो लगभग मोबाइल्स के अंदर में यूज करते हैं हम मैपिंग के दौरान। उसके अलावा रूस जो यूज करता है वो है ग्लोनास, चीन जो करता है वो है बाइडू, गैलीलियो है जो यूरोपियन संघ का है, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, नाविक जो है भारत का है। ठीक है, तो इनके लिए भी मैचिंग दी जा सकती है, इसलिए एक साथ दिख लिया मैंने। अमेरिका का जीपीएस है, रूस का ग्लोनास है, चीन का बाइडू है, गैलीलियो यूरोपियन संघ का है, नाविक भारत का है। इसी हिसाब से एक अब लेटेस्ट न्यूज में रहा है वो है टेरोन 1। टेरोन 1 क्या है, यूएसए की स्टार्टअप कंपनी रिलेटिविटी स्पेस ने दुनिया का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का प्रक्षेपण किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेरोन 1 आपसे करंट में पूछा जाए, टेरोन 1 सबसे पहले कंट्री कौन संबंधित है इससे, यूएसए, बिकॉज ऐसा काम यूएसए कर सकता है। कंपनी कौन सी है, रिलेटिविटी स्पेस, रिलेटिविटी स्पेस, आइंस्टाइन वाली रिलेटिविटी, रिलेटिविटी स्पेस दुनिया का किस लिए प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट। टेरोन 1 सीधा भी पूछा जा सकता है क्या है, तो ये बोला जाएगा एबीसीडी के अंदर में 3D प्रिंटेड रॉकेट है क्या, बिल्कुल सही 3D प्रिंटेड रॉकेट है। रिलेटिविटी स्पेस एक कंपनी है, यूएसए की स्टार्टअप कंपनी है जिसने इसको बनाया है, इसको टेरोन 1 नाम दिया गया है, टेरोन 1, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब बेसिक सा एक थोड़ी सी जो डिटेल है वो देखनी है कि जब हम इनकी बात करते हैं, बहुत सारे लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स आते हैं, क्रायोजेनिक इंजन, रैमजेट इंजन और स्क्रैमजेट इंजन, इनके बारे में बात की जाती है। तो बिल्कुल बेसिक जो एग्जाम में कई बार वन लाइनर में भी पूछा जाता है वो क्या है, वो हमें देखना है। क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक का मीनिंग क्या रहता है, क्रायोजेनिक इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड बिहेवियर ऑफ मटेरियल एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। बस इतना याद कर लेना कि एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर की बात करें तो वो क्रायोजेनिक में आता है। और क्रायोजेनिक इंजन भी फिर उसी पे काम करेंगे कि जो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे आप किसी भी इंजन को स्टोर करके लेके जाते हो तो वो क्रायोजेनिक इंजन कहलाता है। अब इसमें क्या होगा कि क्रायोजेनिक इंजन इज ए कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी विच प्रोवाइड्स much higher thrust for every kilogram of propellant it burns, therefore giving it a substantial payload advantage। अब क्रायोजन का यूज क्यों किया गया, स्पष्ट भाषा में बताऊं तो कि प्रति किलो जो आप खर्च करते हो यहाँ पे, अगर पेलोड लेके जाते हो ईंधन का, उससे खर्च करने से आपको कितनी एनर्जी मिल रही है, रॉकेट के लिए कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हो, तो जो क्रायोजेनिक फ्यूल है उससे आप प्रति किलोग्राम जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो नॉर्मल फ्यूल से बहुत ज्यादा रहता है। और जब स्पेस में जाते हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि जितना पेलोड का वेट कम कर सको उतनी ज्यादा आप इफिशियंट हो पाओगे, उतनी ज्यादा टाइम तक आपका फ्यूल का चलेगा। तो उसको कम करने के लिए क्रायोजेनिक फ्यूल का यूज किया जाता है। ठीक है, बिकॉज प्रति किलोग्राम उससे जितनी एनर्जी मिल रही है वो बाकी फ्यूल से बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको कम किलोग्राम फ्यूल लेके जाना पड़ेगा। सिंपल बात है, समझ लो। अभी इसके अंदर में जैसे मैंने बताया क्रायोजेनिक फ्यूल में जो प्रोपेलेंट है वो यूज करते हैं, क्या है, क्या इसमें कंपोजिशन क्या रहता है, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर में। तो उसमें क्या रहता है, लिक्विड ऑक्सीजन रहती है, लिक्विड ऑक्सीजन रहती है, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर,
तो ऑक्सीजन कितने टेम्परेचर पे रखेंगे हम, लिक्विफाई करेंगे इसको -183 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ऑक्सीजन किस पे रहती है, ऑक्सीजन का याद कर लो -183 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रहता है, दूसरा हाइड्रोजन है वो किस पे रहेगा, -253 डिग्री सेंटीग्रेड। दो चीज याद करनी है यहाँ पे, क्रायोजेनिक लो टेम्परेचर आपको पता है, समझ आ गया। दो चीजें याद करनी है, जो क्रायोजेनिक फ्यूल है वो है क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को लिक्विडिफाइड किया जाता है -183 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और हाइड्रोजन को किया जाता है -253 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर में। दो चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो इनमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला, फिर भी बता देता हूं। रैमजेट इंजन, स्क्रैमजेट इंजन, सबसे बेसिक डिफरेंस है कि किस तरीके से आप जो है फ्यूल का यूज करते हो इसके अंदर में। तो इसमें एयर को कंप्रेस करके दोनों के अंदर में एयर को कंप्रेस करके उसको फ्यूल को इग्नाइट किया जाता है। बस इतना सा डिफरेंस क्या है इनके अंदर में कि किस स्पीड पे किया जाता है। रैमजेट जो इंजन है वो 1 मैक की स्पीड से कम वालों में काम आते हैं, और स्क्रैमजेट इंजन 1 से ज्यादा या 5 मैक से ऊपर वाले हैं, उनमें जनरली यूज किए जा सकते हैं। 1 से 5 के बीच में भी कई बार रैमजेट इंजन यूज होता है, लेकिन स्क्रैमजेट हमेशा 5 मैक से ऊपर वाले हैं, जो सुपरसोनिक की बात करते हैं और हाइपरसोनिक की बात करते हैं। 5 मैक यहाँ पे मैंने लिखा भी है, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक स्पीड है, उसके दौरान जो एयर को कंप्रेस करके किस तरीके से फ्यूल को आपको इग्नाइट करना है, वो जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए बोला जाएगा स्क्रैमजेट इंजन। और इसी तरीके से सबसोनिक, जो 1 मैक से कम की जो स्पीड रहती है, ठीक है, 1 मैक से कम की स्पीड वाले हैं, वहां पे अगर आप रिलाई करते हो कि जो एयर है उसको कंप्रेस करके इंजन के अंदर में इग्निशन का यूज करना है, एज इग्निशन यूज करना है, तो उसको बोला जाता है रैमजेट इंजन। तो इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इस पे बहुत कम पूछा जाता है। सिंपल ये पूछा जा सकता है कि रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन में स्पीड का डिफरेंस कितना है। तो सबसोनिक है 1 मैक से नीचे तो रैमजेट इंजन होगा, स्क्रैमजेट इंजन होगा 5 जो मैक है उससे ऊपर वाले। सुपरसोनिक 1 से 5 के बीच में भी हो सकता है, हाइपरसोनिक 5 से ऊपर वाले हैं, उनके अंदर में भी स्क्रैमजेट इंजन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज स्पेस टेक्नोलॉजी के कुछ हमने बहुत इंपॉर्टेंट डेटा देखे हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, और जब बाद इसमें जब PSLV ये करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी डेट इंपॉर्टेंट है, किससे क्या हमने लॉन्च किया वो इंपॉर्टेंट है। सिर्फ चंद्रयान 3 है, हो सकता है उसी पे क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है उसकी बेसिस पे क्वेश्चन आगे कुछ और क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो डेटा है आप अच्छे से रिविजन करते रहिएगा। ठीक है, अगला जो है हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी या फिर नैनो टेक्नोलॉजी, इनके बेसिस पे अगली क्लास जल्दी लेके आएंगे। ठीक है, तब तक इसको रिविजन करते रहिए। थैंक यू।